Hey guys, welcome back to See Your Dreams YouTube channel. So this is the video number 5 for your chapter number 3. And in this video we are going to discuss your topic number 5, that is your external confirmation, and your topic number 7, that is your related party. मैंने ये दोनों इसलिए टॉपिक पकड़े हैं बिकॉज इसका जो डिस्कशन है, ये टर्म्स आप लोगों ने अभी तक जो वीडियोज़ आई हैं उसमें सुने हैं, तो ये जिससे आपको और क्लियर हो जाए, दैट इज़ वाई मैंने ये दोनों टॉपिक्स पिक किए हैं. सो टोटल 10 आपके टॉपिक्स हैं इसमें, एंड मैंने टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है. इस वीडियो में 5 और 7 हो जाएगा, तो आपके 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे. फिर उसके बाद में आपके 7 टॉपिक्स बचेंगे, तो आपके वो 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ये जो आपका ऐसे है, दिस ऐसे इज़ बेसिकली योर ऐसे 505. तो इस टॉपिक के बाद में आप लोग ऐसे 505 अपने जो जिस भी आप बुक से एसेस प्रिपेयर कर रहे हैं उससे आप रीड कर लेना. ठीक है. तो आपको इजी रहेगा वो ऐसे समझने में. तो ये जो है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये आप लोगों ने अभी इससे पहले भी पढ़ा है. कौन सा टॉपिक पढ़ा था कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन टू बी यूज्ड एज सब्सटेंसिव प्रोसीजर. तो ये सब जो है ये आपका उसमें है, जो आपका ऐसे आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी बातें हैं. एंड इसके आगे का जो है वो हम इससे पढ़ने वाले हैं कि कब हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करना चाहते हैं. तो वो हम कब करते हैं, जब हमें हाई रिलायबिलिटी चाहिए होती है. तो हम क्या करते हैं, उन लोगों से जाके कन्फर्मेशन लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं होते, उस एंटिटी के पार्ट नहीं होते, थर्ड पार्टी होती है. तो यही है कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में भी डिफाइंड, तो वो जो एविडेंस मिलता है, जो उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो एविडेंस का काम करते हैं आपके. ठीक है. जो भी आपने उनसे क्वेश्चन पूछा उसके जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंस होते हैं. सो मे बी डिफाइंड एज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. अब अभी तक हो क्या रहा था, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन अगर आपने सपोज यूज़ किया है एज योर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, तो आप हो ऑडिटर एंड आपका जो थर्ड पार्टी है उसको आपने क्या करा, आपने उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे. ठीक है ना. क्वेश्चंस पूछे, अब आपने उससे बात करी, उसने आपको रिप्लाई किया, इस चीज़ का कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना. सो दैट इज़ वाई आपने क्या किया, एक पेपर दिया उसको और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए. अब जब वो पार्टी जो है, जो आपकी कन्फर्मिंग पार्टी है, वो जब आपको रिप्लाई कर रही है, तो वो जो रिटन रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो आप लोग के लिए क्या हो गया, जो आपकी मतलब ऑडिटर है. ठीक है. तो वो ये वाला जो रिटन रिस्पॉन्स है क्या हो गया आपके लिए, ऑडिट एविडेंस. ठीक है ना. तो आपके लिए क्या हो गया, ऑडिट एविडेंस हो गया. तो एज एन ऑडिट एविडेंस डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम. अब वो जो है ये पेपर, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, तो पेपर भी हो सकता है या फिर कोई और मीडियम भी हो सकता है. बस इतना है कि जो रिस्पॉन्स आप लोगे उससे वो रिटन होना चाहिए, सो दैट यू कैन यूज़ इट एज एन ऑडिट एविडेंस. अब जो है, जो ऑडिटर है वो 3 टाइप की रिक्वेस्ट भेजता है. एक्चुअली 4 टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, लेकिन वो बेसिकली 2 टाइप की कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है कन्फर्मिंग पार्टी को. अब वो क्या होती हैं, किस टाइप की रिक्वेस्ट होती है, अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा या फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग भी सकता है. ठीक है. या तो ये इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है उसको कंफर्म करेगा थर्ड पार्टी से, या फिर कुछ रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन ये मांग सकता है. अब ये जो कंफर्मिंग पार्टी है ये या तो आंसर देगी या नहीं देगी. तो वो रिक्वेस्ट जब कंफर्मिंग पार्टी को रिप्लाई करना ही करना है कि हाँ मैं दे रही हूँ या हाँ मैं नहीं दे रही हूँ आपका रिप्लाई. ठीक है. मतलब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ या फिर मैं आपको जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता. तो दोनों ही केसेस में अगर पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है तो जो कन्फर्मिंग पार्टी है उसको रिस्पॉन्स देना होगा कि वो मान रहा है या नहीं मान रहा है आंसर देने के लिए. ठीक है. एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन. ठीक है. लेकिन नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कब होगी, अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट. तो वो जो है
कन्फर्मिंग पार्टी अगर डिसअग्री कर रही होगी वो सिर्फ तभी रिप्लाई करेगी, अदरवाइज़ अगर वो अग्री कर रही होगी जो आपने इन्फॉर्मेशन उसको दी है, आप उससे पूछ रहे हो कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो अगर उसको सही लग रही होगी एंड वो एक नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होगी तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करेगी। लेकिन अगर जो है वो पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है तो वो ये इस बात का भी रिप्लाई करेगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है या नहीं है, वो अग्री कर रही है या नहीं, या फिर वो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा जो कन्फर्मिंग पार्टी है। ठीक है, तो ये आपकी दो टाइप की बेसिकली रिक्वेस्ट होती हैं। अब एज एन ऑडिट एविडेंस आप खुद सोचो, आपको एविडेंस ऑब्टेन करना है। अब अगर आपने नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जो है वो भेजी एंड वो पार्टी तो एग्री कर रही है जो इन्फॉर्मेशन है, एंड लेकिन इस चीज़ का कोई आपके पास में फिर एविडेंस होगा क्योंकि वो तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी अगर वो एग्री कर रही होगी। सो दैट इज़ वाई जो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है तो वो होता है पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, बिकॉज इसमें जो भी थर्ड पार्टी का रिप्लाई होता है कि वो अग्री कर रही है या नहीं कर रही है वो साफ साफ लिखा हुआ होता है, तो वो एक ऑडिट एविडेंस का काम कर पाता है। लेकिन नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भी कुछ केसेस में हम लोग दे सकते हैं, एंड वो क्या केसेस हैं वो आपके ऐसे में दिए हुए हैं, सो आप एक बार उसको रीड कर लेना। फिर उसके बाद में नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुली रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। मतलब ये कि फेल हो गई कन्फर्मिंग पार्टी, कुछ रिप्लाई नहीं दे पाई या आधी बातों का रिप्लाई ही दे पाई वो, या फिर वो जो रिक्वेस्ट थी वो पहुंच ही नहीं पाई, तो वो उस केस में क्या हो जाता है, नॉन रिस्पॉन्स हो जाता है। एंड इस केस में भी अगर पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है तो फिर ऑडिटर को फॉलो अप करना होता है, मतलब उसके बारे में वो पता लगाता है कि भाई आंसर आया क्यों नहीं। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है तो उस केस में क्या मान लेगा ऑडिटर, ऑडिटर ये मान लेगा ना कि जो है वो एग्री कर रहा है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन तो उस तक पहुंची ही नहीं है, तो इसलिए नॉन रिस्पॉन्स जो होता है ये सिर्फ तभी होता है जब एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में या तो आधी बातों का उसके पास में आंसर आया होता है या आंसर ही नहीं आया होता है, या फिर वो अनडिलीवर्ड ही आपके पास में वापस आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सेप्शन और रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन। अब एक्सेप्शन क्या होता है, जो वो रिस्पॉन्स जो डिफरेंस इंडिकेट करता है, किस किस बातों का डिफरेंस इंडिकेट करता है बिटवीन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कन्फर्म, जो आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। तो जो इन्फॉर्मेशन कंटेन थी एंड जो इन्फॉर्मेशन कन्फर्मिंग पार्टी में दी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक्सेप्शन होता है। So the exception need to be assessed to the entire population after analyzing the reason for difference, because भाई जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है और जो थर्ड पार्टी दे रही है तो फिर आप तो फिर उसमें आ जाओगे ना कन्फ्यूजन में कि एक्चुअली कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, एंड फिर उसके बाद में आपको उसको फर्दर एनालाइज करना होगा, तो वो इन्होंने बोला है। चलिए अब देखते हैं हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के प्रोसीजर्स। सो व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट्स इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्टेड। मतलब ये जब वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर को यूज़ कर रहा है तो द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जो मतलब कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है उस पर इसको कंट्रोल तो मेंटेन करना ही होगा, इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्टेड। उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे, जो कन्फर्मिंग पार्टी है या क्या किस इन्फॉर्मेशन के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी, कौन सी कन्फर्मिंग पार्टी है, designing the confirmation request including determining that requests are properly addressed and contain return information for responses to be sent directly to the auditor। मतलब हम डिज़ाइन कर रहे हैं कन्फर्मिंग, हम इस टाइप से डिज़ाइन कर रहे हैं कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को जिसमें कि डिटरमाइनिंग दैट रिक्वेस्ट आर प्रॉपरली एड्रेस्ड, जो रिक्वेस्ट है मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, तो जो भी रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप प्रॉपरली लिख रहे हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे, एंड कंटेन रिटर्न इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सेज टू बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। और साथ में आप रिटर्न इन्फॉर्मेशन के लिए भी उसमें मतलब प्रॉपर उसको एड्रेस कर रहे हो कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको उस कन्फर्मिंग पार्टी से चाहिए, जिससे कि जो कन्फर्मिंग पार्टी है वो आपको वो इन्फॉर्मेशन एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर देगी। ठीक है, उसके बाद में सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू द कन्फर्मिंग पार्टी। फॉलो अप रिक्वेस्ट का मतलब होता है फॉलो और अप। अब मैं इसका आपको फाइनली एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ये दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जो थोड़े से चेप बॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो चिपकू टाइप के जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, नाउ प्लीज़ बॉयज़ इसको
सीरियसली मत लेना, अपनी पर्सनल मत ले जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज़, बट जो बॉयज़ ही होते हैं वो बेसिकली, तो वो क्या करते हैं ना, जैसे कोई अननोन लड़की उनको सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिली, तो वो क्या करते हैं, सपोज़ ये इनबॉक्स है, ठीक है, तो वो उसको भेज रहे हैं हाय। अब उन्होंने देख लिया कि उस लड़की ने सीन कर लिया लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो वो क्या कर रहे हैं, हाय ब्यूटीफुल, या फिर से उसने रिप्लाई नहीं किया, फिर क्वेश्चन मार्क भेजे जा रहे हैं या कुछ भी भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से उसको क्या करें, उसको फॉलो अप करें कि तुमने रिप्लाई मुझे क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप एक ऑडिटर हो एंड आपने किसी कंफर्मिंग पार्टी से कुछ क्वेश्चन मांगे हैं ना, प्लीज़ इसको एक फ़नी एग्जांपल के वे में लेना, प्लीज़ इसको अपने दिमाग में ऐसे मत बिठा लेना कि आप इसको कोड कर रहे हो एग्ज़ाम में, ओके। ये टर्म जिससे कि आपके दिमाग में बैठा रहे, तो दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा सा एक फ़नी एग्जांपल आपको दिया है। उसके बाद में, एंड प्लीज़ बॉयज़ इसको पर्सनली मत लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज़, जो बॉयज़ ये हरकतें करते हैं सिर्फ ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू द कन्फर्मिंग पार्टी। तो जैसे कि अगर कन्फर्मिंग पार्टी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप क्या करोगे, फॉलो अप रिक्वेस्ट डालोगे कि कन्फर्मिंग पार्टी तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया है, एंड ये किस केस में होगा, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के केस में होगा। तो बेसिकली आपके एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स में क्या क्या इन्होंने बातें बोली हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो आपको कन्फर्म करनी है, फिर आपको कन्फर्मिंग पार्टी को सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद में आपको उस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को एड्रेस करना है जिसका जवाब आपको कन्फर्मिंग पार्टी से चाहिए, एंड इसके बाद में आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। मतलब एक तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करोगे, साथ में अगर कोई नॉन रिस्पॉन्स का केस हुआ है तो आपको क्या भेजना होगा, उसको फॉलो अप रिक्वेस्ट भेजना होगा, ठीक है। तो ये चारों बातें हैं, ये आई गेस आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्टेड, तो उसके बारे में हम देखते हैं। External confirmation procedures frequently are performed to confirm a request information regarding account balances and their elements. They may also be used to confirm terms of agreements, contracts, or transactions between an entity and other parties, or to confirm the absence of certain conditions such as side agreement. तो ये आपने उसमें भी पढ़ा था, जो इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन टू बी यूज्ड एज सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम कब सोचेंगे ऐसा करने का, हम तब सोचेंगे अगर जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिसिंग है। जैसे कि इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, दे में ऑल्सो बी यूज्ड टू कन्फर्म टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजेक्शन्स बिटवीन एन एंटिटी, या फिर आपको ये कन्फर्म करना है कि सर्टेन कंडीशंस जो है वो एब्सेंट है, जैसे कि कोई साइड एग्रीमेंट तो नहीं है। तो ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सटर्नल पार्टी से जाके पूछताछ करोगे। फिर उसके बाद में डिज़ाइनिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, द डिज़ाइन ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली अफेक्ट द कन्फर्मेशन रिस्पॉन्स रेट एंड द रिलायबिलिटी एंड द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम रिस्पॉन्सेज। कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को आप डिज़ाइन कैसे करोगे, ये जो थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया, सी पॉइंट, तो आपको फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर करने होंगे जब आप कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन कर रहे होगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, मतलब रिस्क कितने लेवल का है। अगर हाई लेवल ऑफ रिस्क है, हाई एविडेंस चाहिए होगी आपको, ज़्यादा एविडेंस चाहिए होगा, तो उस केस में आप नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं भेजोगे, आप पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ही भेजोगे। फिर उसके बाद में लेआउट एंड प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है ऑडिट का, एंड एजर्शंस कौन कौन सी एड्रेस करनी है। इन सारी बातों के बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करोगे। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल आपको किस फॉर्म में चाहिए, मतलब आप किस फॉर्म के थ्रू आप उससे कम्युनिकेट करोगे कन्फर्मिंग पार्टी से। मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन और इनकरेजमेंट टू द कन्फर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड द ऑडिटर, कन्फर्मिंग पार्टी में ओनली बी विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। अब ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट क्या ऑथराइजेशन दे रहा है थर्ड पार्टी को कि ऑडिटर जाए और उससे कुछ पूछताछ कर पाए, ठीक है। तो कन्फर्मिंग पार्टी तभी आपको रिस्पॉन्स देगा अगर मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है, वरना बात उस पर भी आ सकती है ना, इसलिए। द एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, एंड क्या एबिलिटी है भी उसमें उस रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की या नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है देखिए, इसका ही यहाँ उन्होंने डिटेल में डिस्कशन दिया है एंड इस पर एक इलास्ट्रेशन भी है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ऑडिटर तुम नहीं जाके कन्फर्मिंग पार्टी से कुछ भी कन्फर्म कर सकते हो, या फिर उसने ऑथराइजेशन ही नहीं दिया
refusal to allow the auditor to send a confirmation request. तो if management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में? अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकते हो कन्फर्मिंग पार्टी से, वो पूछेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट भैया आपने क्यों जो है रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। तो मतलब वो इंक्वायर करेगा कि भैया आपने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, एंड साथ में वो ये देखेगा कि मतलब जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है वो कितना वैलिड और रीजनेबल है विदाउट एक्सटर्नल कंफर्मिंग पार्टी। फिर उसके बाद में इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैनेजमेंट्स रिफ्यूज़ल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रेलिवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। साथ में वो ये देखेगा कि इसने तो मना कर दिया, लेकिन जो मैंने रिस्क इवैल्यूएट करा है फिर मैं उसके लिए एविडेंस कैसे लूँगा कि कितना फ्रॉड है, कितना रिस्क आपने असेस किया है फ्रॉड का, ठीक है, एंड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर प्रोसीजर्स का, मतलब आपका जो अदर प्रोसीजर्स हैं वो क्या है एंड कितना आपको लेवल का रिस्क लग रहा है जो आपने एस्टिमेट किया है। तो उसको आप इवैल्यूएट करोगे कि अगर कंफर्मिंग पार्टी से मैं डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को जो है वो रिस्क पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर साथ में परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। और साथ में आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स तो करोगे ही करोगे, बिकॉज आप कंफर्मिंग पार्टी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को अपने प्रोसीजर में नहीं ले सकते हो। तो ये 3 बातें आप करोगे। सो इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड्स, और ऑडिटर ने जब उससे बात करी मैनेजमेंट से, उसको ये लगता है दैट मैनेजमेंट्स रिफ्यूज़ल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज़ अनरीजनेबल, बेमतलब का है वो, और द ऑडिटर इज़ अनेबल टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ने सी वाला पॉइंट कर लिया, तब भी उसको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ये बात जाके TCWG के साथ में कम्युनिकेट करेगा और साथ में वो अपनी ओपिनियन में मॉडिफिकेशन भी दे देगा, ठीक है। तो TCWG को वो जाके बता देगा। अब इन्होंने यही केस स्टडी दी है, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ JK लिमिटेड, द ऑडिटर के ऑफ KLM एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑब्जर्व्स दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड रिसीवेबल्स स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जब ये जो है ये आपका वो है क्लाइंट है एंड ये आपका ऑडिटर के है, तो वो जब ऑब्ज़र्व कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड पेबल्स हैं एंड रिसीवेबल्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ऑडिटर को जो है वो वांटेड टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू फ्यू ट्रेड रिसीवेबल्स, तो उसको ना ट्रेड रिसीवेबल्स को उसका मन हो रहा था कि वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन इससे कर ले, तो मैनेजमेंट ने इस बात के लिए मना कर दिया। तो अब आपको जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है, अब ऑडिटर क्या करेगा, तो यही 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, इंक्वायर द मैनेजमेंट, इवैल्यूएट द एप्लीकेशन, परफॉर्म, एंड यही पूरा पैराग्राफ। सो दिस इज़ ओवर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज़ ओवर। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती है, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स में हमारी जो वो है कैसी होने चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन हमें क्या कंफर्म करनी है, किससे कंफर्म करनी है, कैसे कंफर्म करनी है, एंड फिर अगर नहीं आएगा रिस्पॉन्स तो फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर इसके बाद में कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें करनी है, डिज़ाइन कैसे करेंगे हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, एंड अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने के लिए तब क्या होगा। तो ये सिर्फ 18 मिनट्स में जो है आपका कंप्लीट हो गया ये वाला। अब आप इसके बाद में चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, चाहे फुल वीडियो देखने के बाद में ऐसे 505 कंप्लीट कर लेना। अब हम अपने दूसरे ऐसे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ये भी ऐसे का पार्ट ही है, तो उसके बाद में भी आप ऐसे 550 की रीडिंग ले लेना। ऐसे 550 इज़ योर रिलेटेड पार्टी, तो ऐसे 550। रिलेटेड पार्टी भी आपने सुना होगा कि अगर कंफर्मिंग पार्टी और मैनेजमेंट दोनों रिलेटेड पार्टी हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जिसे आपको करना है वो और मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी हैं, तो क्या आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज एन सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करोगे? ऑब्वियसली नो। अब हम देख लेते हैं रिलेटेड पार्टी क्या होता है। रिलेटेड पार्टी एज डिजाइंड इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो डेफिनेशन है वो होती है रिलेटेड पार्टी, या फिर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स। और जहाँ पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इसके बारे में या तो बहुत कम या फिर कोई जानकारी नहीं है, तो फिर रिलेटेड पार्टी क्या होती है।
वो पर्सन जिसका कंट्रोल है या फिर जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसका कंट्रोल है या जो सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत बड़े हिस्से को इन्फ्लुएंस कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज ओवर द रिपोर्टिंग पार्टी। रिपोर्टिंग पार्टी को वो एक या दो से ज़्यादा इंटरमीडियरीज के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके डिसीजंस को। another entity over which uh, the reporting entity has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries। तो एक तो ये हो गया कि पर्सन और अदर एंटिटी जब रिपोर्टिंग एंटिटी को इन्फ्लुएंस करे, या फिर जो अनदर एंटिटी है उसके ऊपर रिपोर्टिंग एंटिटी का कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो ये दोनों तो पॉइंट्स इंटरलिंक्ड ही हो गए। फर्स्ट वाले में A to B था, सेकेंड वाले में B to A है। फिर इसके बाद में अनदर एंटिटी दैट इज़ अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब या फिर इन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता कुछ कहलाता है थ्रू हैविंग, या तो कॉमन ओनरशिप की वजह से वो दोनों रिलेटेड हो जाएंगे, या फिर फैमिली मेम्बर हैं, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट है। तो यही सारी सिचुएशंस होंगी। तो वो दोनों क्या एंटिटीज़ क्या कहलाएंगी? रिलेटेड पार्टी। हाउएवर एंटिटीज़ दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट दैट इज़ नेशनल, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट आर नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड। अब ये एक्सेप्शन है, आपके एग्जाम में MCQ बन सकता है कि वो क्या है, कॉमन कंट्रोल में तो है लेकिन अंडर मतलब एक तरह से स्टेट, लोकल, नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट की वजह से हैं वो दोनों जो कॉमन कंट्रोल में है। तो उस केस में वो लोग रिलेटेड पार्टी नहीं होंगी अनलेस दे एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और शेयर रिसोर्सेज टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट विद ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज़ योर एक्सेप्शन टू इट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी relationships and transactions. Many related party transactions are in the normal course of business. In such circumstances, they may carry no higher risk of material misstatement of the financial statements than similar transactions with unrelated party. मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं रिलेटेड पार्टी, तो उसमें ज़्यादा रिस्क ज़रूरी नहीं है कि हो देन सिमिलर ट्रांजेक्शन्स विथ अनरिलेटेड पार्टी। ठीक है, अगर आपका अनरिलेटेड पार्टी से सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी के कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो वो कोई खास रिस्क कैरी नहीं करते हैं। हाउएवर द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन्स में इन सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन ये भी कुछ सर्कमस्टांसेस में ना हाई रिस्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, रिलेटेड पार्टी में ऑपरेट थ्रू एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स विद द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। उस केस में रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्रॉड या मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। Information systems may be ineffective at identifying or summarizing transactions and outstanding balances between an entity and its related party। तो इसमें भी मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में नॉट बी कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस। For example, some related party transactions may conducted with no exchange of consideration। तो इन सारी केसेस में क्या है, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की? There are specific accounting and disclosures requirement for related party relationships, transactions and balances to enable users of the financial statement to understand their nature and effects of financial statements। अब कुछ specific accounting and disclosures requirement हैं अगर related party के transactions का आप audit कर रहे हो। ठीक है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक तो उसको परफॉर्म करनी है ऑडिट प्रोसीजर, जिससे कि सबसे पहली बात क्या करे, वो रिस्क को आइडेंटिफाई करे कि क्या रिस्क जो है वो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द एंटिटीज फेलियर टू अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, रिलेशनशिप्स और बैलेंसेस। फिर इसके बाद में ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, सफिशिएंट टू बी एबल to conclude whether the financial statements insofar as they are affected by those relationships and transactions achieve a true and fair presentation and are not misleading। सबसे पहले वो रिस्क देखेगा, फिर वो ये देखेगा जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है एंड वो मिसलीड नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग्स में है। In addition, an understanding of the entity's related party relationships and transactions is relevant to the auditor's evaluation of whether fraud risk factors are present as required by SA 240। This is because fraud may be more easily committed through related party। साथ में आप
फ्रॉड का भी देखोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे कि यहाँ पे कहीं फ्रॉड के फैक्टर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बिकॉज रिलेटेड पार्टी दोनों मिलकर बहुत अच्छे से फ्रॉड कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको चेक करना पड़ेगा. Owing to the inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement may not be detected. Inherent limitations की वजह से ये risk तो है ही, even though the audit is properly planned and performed. In this context, the potential effects of inherent limitations on the auditor's ability to detect material misstatement are greater for such reasons as the following. Management may be unaware of the existence of all related party relationships. उसको सारी के सारे रिश्तेदारी के बारे में पता ही नहीं कि किस तरह से ये लोग रिलेटेड पार्टीज़ हैं, या फिर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कोल्यूजन, कंसीलमेंट और मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट. अब वैसे भी हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन में आता है कि मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है, एंड अगर सोचो आप रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि दोनों मिलकर कोल्यूजन करके फ्रॉड कर लें. तो इन दोनों केसेस में ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें डिटेक्ट करना. हालांकि वो बहुत कोशिश करता है 240 की गाइडलाइंस के अंदर काम करने में, फिर भी इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर्स के पास इतनी पावर्स नहीं होती कि वो ये सब डिटेक्ट कर पाए. प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एज रिक्वायर्ड बाय ISA 200 is therefore particularly important in this context, given the potential for undisclosed related party transactions. The requirements in this essay are designed to assist the auditor in identifying and assessing the risk of material misstatement associated with the related party transactions and in designing audit procedures to respond to the assessed risk. मतलब ये प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, इसमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है, बिकॉज रिलेटेड पार्टी ऑलरेडी रिलेटेड होती है ना. सो दैट इज़ वाई आपको हर एक सिचुएशन में यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, एंड दैट इज़ यू हैव टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. रिस्क आइडेंटिफाई करने में भी, फिर उसके बाद में ऑडिट प्रोसीजर्स करते टाइम ही आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट कर रहे हो तो. ठीक है, तो इसके थोड़े से मतलब सच इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस ये है कि वही सब सेम है, इसमें बस आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना होगा जब आप उसका ऑडिट करेंगे. ठीक है, सो ये दोनों टॉपिक्स आपके ओवर हो गए हैं. कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि 2 टॉपिक में और करा दूँ, अगर पॉसिबल होगा तो 3 भी करा दूँगी. ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग 3rd या 4th, या फिर और कोई टॉपिक का अगर मेरे को लगेगा पहले कराने की नीड है तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग वो टॉपिक पहले करवा दूँगी. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर इट विद more and more friends, and please continuously keep commenting on my videos as your feedback matters a lot for me. This helps me in motivating. Okay, तो मेरे को ये लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए इफ़ आई फाइंड कमेंट्स इन माई वीडियो, एंड अगर कोई कमेंट नहीं होता तो मेरा भी मन नहीं होता. सो दैट इज़ वाई प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक है, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड थैंक यू सो मच.